अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश, अमृत राजभर, आपका स्वागत है सर R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि योगी सरकार जुमलों की सरकार है, बहुत सारे बजट आते हैं जाते हैं, महंगाई चरम पर सीमा पर है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और रसोई गैस महंगी, युवाओं को बहुत जुमला दे दिया है, अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। नमस्कार, R9 न्यूज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोहित चौधरी, मेरे सहयोगी हितेंद्र इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हर रोज की तरह हमारी टीम लाइव है, 3 बज चुके हैं। 3 बजे हम पूरे दिन के सबसे बड़े मुद्दे के साथ आपके साथ बातचीत करते हैं, आपके विचारों को साझा करते हैं। आज का बड़ा मुद्दा यह है कि जल्द ही योगी सरकार 2.0 का वित्त वर्ष जो 22 और 23 है उसका बजट आने जा रहा है। इसके लिए योगी सरकार ने विभागों को निर्देश दिए हैं कि वो अपना खर्च और लेखा जोखा तैयार करें और उसी के आधार पर अब आने वाले साल का बजट भी तैयार किया जाएगा। इन तमाम चीजों को लेकर हम बातचीत करने के लिए आपके साथ हैं। इन चीजों को लेकर आपको क्या लगता है कि बजट में किन चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है? बीते साल की हम बात करें तो बीते साल 21-22 में 5 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट योगी सरकार ने पेश किया था। शुरुआती चरण में देखें तो 2017-18 का जो बजट था वो करीब 3,17,000 का था और ये बजट हर साल बढ़ता चला गया। अंतिम बजट 5,36,000 करोड़ के आसपास का था और इस बार ये अनुमान जाहिर किए जा रहे हैं कि इस बार ये बजट और भी ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि घोषणा पत्र जो बीजेपी का है इसमें कई वादे किए गए हैं। उन वादों को अगर पूरा करना है तो बजट में इस बार बढ़ोतरी करनी पड़ेगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि साल में 2 सिलेंडर देने की बात सरकार ने की है। बीजेपी ने वादा किया था, तो क्या 2 सिलेंडर अगर मुफ्त में दिए जाएंगे तो उसका भार पड़ेगा? कितना बजट उसके लिए निकाला जाएगा? मुफ्त राशन की जो योजना है वो 3 और महीने के लिए बढ़ा दी गई है, क्या वो योजना भविष्य में और भी जारी रहेगी? इसके साथ साथ रोजगार को लेकर आने वाले 100 दिनों में 10,000 लोगों की नौकरी के लिए सरकार ने बात कही है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। इन तमाम चीजों को लेकर आपके क्या विचार हैं? आपको क्या लगता है कि हमें किस मुद्दों को लेकर अभी बजट पर पैसा लगाने की जरूरत है? किन मुद्दों को और किन विभागों में अभी बजट की ज्यादा जरूरत है? अपने विचारों को कमेंट में जरूर रखिए। लेकिन हितेंद्र, आप किस तरीके से देख रहे हैं? बजट आने वाला है, योगी सरकार 2.0 का पहला बजट। बिल्कुल पहला बजट आने वाला है और योगी आदित्यनाथ काफी आक्रामक, काफी एक्शन मोड में जो है वो दिखाई दे रहे हैं। और तमाम जो पिछले दिनों की गतिविधियों की अगर हम बात करें या पहली बार जब मुख्यमंत्री बने थे योगी आदित्यनाथ, तब की भी अगर बात करें तो काफी शुरुआत में काफी एक्शन मोड में नजर आते हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन अब ये देखना होगा कि बजट में इसका क्या कुछ असर देखने को मिलता है। कई जिस तरीके की बड़ी घोषणाएं रही बीजेपी की तरफ से उत्तर प्रदेश में, और इस बार काफी लोक लुभावन घोषणाएं जो हैं वो बीजेपी की तरफ से भी देखने को मिली है। चाहे वो किसानों के लिए खेती की जमीन पर बिजली का मामला हो, मुफ्त बिजली देने का मामला हो, या फिर त्योहारों पर जो 2 सिलेंडर मुफ्त देने की बात की गई है उसका मामला हो, युवाओं को रोजगार देने की बात हो। जिस तरीके से अभी हमने कल परसों ही देखा कि 10,000 नौकरियों को 100 दिन में देने के लिए बात की जा रही है। तो वो तमाम जो बातें हैं, तमाम जो मुख्य बातें हैं, उन पर फोकस किया जा सकता है। और जो बड़े प्रोजेक्ट हैं योगी सरकार के, जो पुराने प्रोजेक्ट हैं अभी तक अधूरे हैं, उनको भी पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। इसमें फोकस जो है वो रखा जाएगा और दर्शक भी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। बाकी उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किन बातों को मुख्य रूप से देखना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा मोहित, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कोविड के समय की, जिनको लेकर के विपक्ष की तरफ से भी तमाम सवाल चुनाव प्रचार के दौरान भी उठाए गए। तो उस पर भी मुझे लगता है कि शिक्षा को लेकर के अपना रुख जो है वो साफ कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक बड़ा बजट जो है वो लाने की कोशिश जो है वो की जानी चाहिए। मुझे लगता है ये करेगी या नहीं करेगी योगी सरकार, वो देखने वाली बात होगी। यकीनन देखिए, भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वो अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। आप भी अपने विचारों को साझा कर सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि इस बार के बजट में सरकार को किन बिंदुओं का ख्याल रखने की जरूरत है, कहां पैसा लगाने की जरूरत है, खासतौर पर रोजगार को लेकर क्या स्थिति रहनी चाहिए, रोजगार के मामले को लेकर सरकार कितना पैसा उस पर लगाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या पैसा लगाती है। और इसके साथ साथ जिस तरीके से मेरे सहयोगी हितेंद्र ने स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर की है, शिक्षा को लेकर एक जो कंपटीशन है लगातार बढ़ता जा रहा है, उन तमाम चीजों को लेकर आखिरकार
क्या सरकार की तैयारी होगी। लगातार भारी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को साझा कर रहे हैं। विजय कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका स्वागत है R9 न्यूज पर। विजय जी लिखते हैं कि मूर्ख बनाने का तरीका है। विजय जी, लेकिन आपको क्या लगता है कि सरकार को कहां पैसा लगाने की जरूरत है? आपका अपना आकलन क्या कहता है? इसके साथ ही हमारे साथ सुरेश यादव जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि नमस्कार सर। आपको भी नमस्कार, कैसे हैं आप सुरेश जी? और इसके साथ ही सुरेश जी हमें थोड़ा बताएं आप भी कि आपको क्या लगता है कि इस बार के बजट में सरकार को क्या ध्यान देने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश का बजट अगर हम 17 में देखते हैं तो 3,17,000 करोड़ का नजर आता है। यही बजट बढ़ता बढ़ता 5,36,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। और अब क्या इसकी संभावना नजर आती है कि और कितना बढ़ सकता है? ट्रिलियन इकोनॉमी की बात सरकार कहती नजर आती है कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी लाएंगे, किस तरह की चीजें करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर बात कहती हुई सरकार नजर आती है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हैं, अवधेश अमृत राजभर, आपका स्वागत है सर R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि योगी सरकार जुमलों की सरकार है, बहुत सारे बजट आते हैं जाते हैं, महंगाई चरम पर सीमा पर है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा और रसोई गैस महंगी, युवाओं को बहुत जुमला दे दिया है, अब युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। इस तरह की बातें भी हितेंद्र कही जा रही है, यानी कि महंगाई को लेकर आपने अभी कार्यक्रम भी किया कि किस तरीके से कीमतें बढ़ रही हैं, महंगाई की मार पड़ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें मोहित, अगर बात करें पिछले 12 दिनों की तो 10 बार पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफा हुआ और स्वाभाविक सी बात है अगर ईंधन में बढ़ोतरी होती है तो बाकी तमाम चीज़ों पे, बाकी सेवाओं पे इसका फर्क पड़ता है और बाकी तमाम चीज़ें भी महंगी होती हैं। और इसी को लेकर के कहीं ना कहीं एक मुद्दा जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, इस पर भी ध्यान सरकार को देना चाहिए कि किस तरीके से महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन जो तमाम लोग हैं, रोहन रॉय लिख रहे हैं कि इतने लोग बेरोजगार हैं, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए ऑफ कोर्स, और सरकार ये कोशिश भी कर रही है कि बेरोजगार लोगों को कुछ रोजगार जो है वो मुहैया करवाया जा सके। लेकिन मुख्य फोकस जो है वो हमने देखा कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आत्मनिर्भरता की बात करते हैं और यूपी में यानी कि प्राइवेट सेक्टर की वो बात कर रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर पर जोर देने की बात वो कर रहे हैं। अगर सरकार के लिहाज से देखें तो करीब 12 लाख ऐसे सरकारी पद हैं जो खाली पड़े हैं, उन्हें भी भरने की बात है। लेकिन साथ में सरकार की कोशिश यह है कि प्राइवेट जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इतना मजबूत किया जा सके ताकि जो लोग हैं वो आत्मनिर्भर बने, उनके लिए वो लोन भी मुहैया कराने की बात कहते नजर आते हैं। सतबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, वो थोड़ी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। सतबीर जी, स्वागत है आपका R9 न्यूज पर, अपने विचार रखने के लिए शुक्रिया। आप हमें थोड़ा यह भी बताएं कि रोजगार को लेकर बजट को लगाने की क्या जरूरत है, कहां पैसा लगाना चाहिए, क्या उम्मीद आप योगी सरकार के बजट से कर रहे हैं, यह भी हमें थोड़ा समझाएं। दयाल हमारे साथ जुड़े हैं, दयाल जी स्वागत है आपका R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि छुट्टा पशु से छुटकारा दिलाओ। छुट्टा पशु की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तेंद्र, आपको याद होगा कि रैलियों में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस चीज का जिक्र किया, चिंता व्यक्त की कि इसको गंभीरता से लिया जाएगा। इस तरह की तस्वीरें मोहित, मैं ये समझता हूं कि इस बार के बजट में इस बारे में प्रावधान हो सकता है कि छुट्टा पशुओं को किस तरीके से, क्योंकि छुट्टा पशुओं के बारे में एक बार ये ऐलान कर चुके हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कि जो गोवंश को रखेगा उसको कुछ पैसे दिए जाएंगे, लगभग 1,000 रुपए के आसपास उसको पैसे जो है वो मुहैया करवाए जाएंगे। गौशालाओं का भी जिक्र जो है वो किया जा चुका है। तो मुझे लगता है कि बजट में इस बार ऐसा भी कुछ प्रावधान हो सकता है ताकि छुट्टा पशुओं की जो समस्या है उससे छुटकारा मिल सके। लेकिन दयाल तेनगुरिया काफी नाराज जो है वो इस बात को लेकर के नजर आ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि 300 रुपए कर दो चाहे पेट्रोल, लेकिन छुट्टा पशुओं से निजात जो है वो दिलवा दो। बिल्कुल ये उम्मीद की जानी चाहिए कि अब छुट्टा पशु की जो समस्या पैदा हो रही है उत्तर प्रदेश में, अगर खासतौर पर बात करें तो मैंने भी कई बार देखा है, क्योंकि हम उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, जब रास्ते में जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जो पशु हैं, छुट्टा जो पशु होते हैं वो सड़कों पर होते हैं, बैठे रहते हैं, हटते नहीं हैं, हादसा हो जाता है। रात में कई बार, दिन में भी कई बार जो है हादसे इनकी वजह से होते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या जो है वो है और इस पर यूपी सरकार को खासतौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, इस बार शायद हो सकता है कि इस बार आवारा पशु, बेसहारा पशु, आप उनको कह लीजिए, उन पशुओं को लेकर भी सरकार कोई कदम उठाए। ये बहुत अच्छी बात यहां पर दयाल जी ने कही है। आपका स्वागत दयाल जी, एक बार फिर से वो हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि सर R9 भरोसा है, और इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए। सर छुट्टा पशु से बहुत दुखी हैं, पेट्रोल 300 पार कर दो लेकिन छुट्टा पशु से बचा लो, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। सर किसान आज बहुत दुखी हैं, छुट्टा पशु से हम बहुत परेशान हैं, छुट्टा पशु है से बहुत दुखी हैं, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। तो दयाल जी, आपने बहुत अच्छा बिंदु लिया है, बहुत अच्छा आपने बात कही है। मैं उम्मीद है
कि सरकार आपकी इस बात को सुनेगी और इस बार के बजट में हो सकता है कि इसमें इन बेसहारा पशुओं के लिए भी कोई विशेष तौर पर कुछ पैसा लगाया जाए, इनके लिए बजट बनाया जाए ताकि बेसहारा पशुओं से जो किसानों को समस्या हो रही है उसका कुछ उससे निजात मिल सके। देखिए लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को रख रहे हैं। अकरम बॉन्ड हमारे साथ हैं। अकरम साहब स्वागत है आपका R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि आजम खान साहब को जमानत मिलनी चाहिए। आजम खान साहब को परमिशन नहीं मिली शपथ ग्रहण के लिए, 10 बार के विधायक हैं, इस तरह की बात अकरम जी कह रहे हैं। बिल्कुल बहुत बड़ी बात ये कह रहे हैं, लेकिन साथ में इसको लेकर ये कोर्ट का मामला है, कोर्ट ने मना कर दिया है, उनको इजाजत नहीं दी है। दयाल जी एक बार फिर से जुड़े हैं। वो लिखते हैं सर आपका चैनल भरोसा है, सर गांव से छुट्टा पशु से निजात दिलाओ। दयाल जी हमारी पूरी कोशिश है कि आपकी इस बात को सरकार तक पहुंचाया जा सके ताकि सरकार आपकी इस बात पर गंभीरता दिखाए और इसको लेकर कोई कदम उठाए। रवि जायसवाल हमारे साथ जुड़े हैं। रवि जायसवाल जी स्वागत है आपका R9 न्यूज पर। वो लिखते हैं कि एम्बुलेंस कर्मचारियों की जल्द से जल्द बहाली कराएं, 9000 लोग बेरोजगार हो गए। देखिए रवि जी, ये हमने बीते रोज भी जब रोजगार के मुद्दे को लेकर बातचीत की थी, बीजेपी के प्रवक्ता ने हमें आश्वस्त कराया है कि इन लोगों के लिए भी जरूर कुछ ना कुछ बेहतर किया जाएगा। सरकार का मंथन जारी है और 100 दिनों में जो 10,000 लोगों को नौकरी देने की बात सरकार कह रही है, हो सकता है कि उनमें आप लोगों का भी नाम आ जाए, आपको भी कुछ हिस्सा मिल जाए। दयाल जी हमारे साथ फिर से जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सूरज दुबे हमारे साथ जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि एक समय भाजपा के प्रति बहुत लगाव था, लेकिन अब हम विवश हैं कि विपक्ष को मौका दिया जाना चाहिए। कांग्रेस को अपनी गलतियों का एहसास हुआ है। सूरज इस तरह की बात लिख रहे हैं। कौन सी गलती आपको लगता है कि कांग्रेस को एहसास हो गया है, इस तरह की बात लिख रहे हैं। दयाल जी लिखते हैं कि मेरी आवाज बनने के लिए शुक्रिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया दयाल जी अपने विचार रखने के लिए। और इसके साथ ही अवधेश हमारे साथ एक बार से जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि और हमारे जो छात्र हैं डिस्ट्रिक्ट हैं एडमिशन के लिए हैं, उनको भी यानी कि छात्रों के स्कॉलरशिप के लिए वो बात कर रहे हैं। अच्छा बिंदु इन्होंने उठाया शिक्षा को लेकर। इसके अलावा सुरेश यादव है, वो 8 महत्वपूर्ण बिंदु लिख रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो शिक्षक भर्ती वाला मामला है, लगभग जो 69,000 का जो मामला है, वो छुट्टा पशु पर ध्यान दें और एक किसानों की सिंचाई माफ हो, बलात्कारियों को फांसी हो। ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर के वो बात लिख रहे हैं कि कैंप लगने चाहिए। जो गौशालाएं बनाई गई हैं उन पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। भर्ती निकालना बहुत जरूरी है। छोटे कारोबार चालू करने के लिए लोन और लाइसेंस की व्यवस्था करना चाहिए। मुझे लगता है कई सारे जो बिंदु आपने उठाए हैं उन पर सरकार पहले से ही काम कर रही है। छोटे कारोबारियों को जो लोन की व्यवस्था है मुझे लगता है वो है पहले से ही, और भर्ती निकालने की बात पर पहले ही विचार कर चुकी है सरकार। गौशालाएं बनी हुई जरूर हैं, उन पर ध्यान देना जो है वो जरूरी बनता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। और इसके अलावा जो हम बात कर ही चुके हैं पहले के ड्राइविंग लाइसेंस पर भी, जो किस तरीके से भ्रष्टाचार वहां पर होता है। लेकिन बजट को लेकर के हम आज चर्चा कर रहे हैं। आप बजट पर क्या चाहते हैं कि बजट में किस तरीके से आपको राहत मिले, उस बारे में जरूर कमेंट करिए कि क्या आप चाहते हैं इस बार के बजट से। बिल्कुल। देखिए सत्येंद्र पवार हमारे साथ जुड़े हैं। हितेंद्र आपका स्वागत है। सत्येंद्र जी वो लिखते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल हो। तो पुरानी पेंशन का मामले को लेकर देखिए विपक्ष ने जमकर बातचीत की, उन्होंने रैलियां की, इसको लेकर बात कही। उन्होंने कहा कि हम पुरानी पेंशन को बहाल करेंगे, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में ये लगता नहीं है कि इसको लेकर कोई कदम सरकार उठाती नजर आएगी, क्योंकि बहुत बड़ा भार आएगा उत्तर प्रदेश पर। यह पैसा कहां से आएगा, यह भी एक बड़ी चिंता है। लेकिन आपने एक बहुत अच्छा बिंदु उठाया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया सत्येंद्र पवार जी। हमारे साथ राजेश कुमार सिंह जुड़े हैं। राजेश जी स्वागत है आपका R9 न्यूज पर। राजेश जी लिखते हैं कि प्रशिक्षित अनुदेशकों को पहले नियमित करवा, यानी कि देखिए कई ऐसे क्षेत्र हैं, आप देखिए कि जो लगातार संघर्ष कर रहे थे उनमें निदेशक भी शामिल थे। बीएड वाले जो लोग थे वो परेशान थे। आपने देखा कि किस तरीके से जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो परेशान, 69,000 शिक्षक अभ्यर्थी, 6,800 लोगों ने आरोप लगाया कि आरक्षण घोटाले का आरोप लगाया। ये उन तमाम बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ने के लिए। और भारी संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं, उन सभी से हमारी अपील भी है कि इसको शेयर भी करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ सके, अपने विचारों को साझा कर सके और वो हमें बता सके कि बजट को लेकर इस बार सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है। आपका अपना आकलन क्या कहता है, सरकार को बजट में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अब देखिए हमारे साथ इस बीच सुनील कुमार जुड़े हैं। सुनील जी स्वागत है आपका। वो लिखते हैं कि सरकार के बजट से जनता को कोई फायदा नहीं होगा,
बजट से अब सिर्फ बिजनेसमैन को ही फायदा होता है और होगा। बेरोजगार युवा को मोदी योगी से कुछ नहीं है और ना ही वो करेंगे। ये सरकार जब तक देश बेच नहीं देगी विदेशी लोगों के हाथ, तब तक ये किसी पर रहम नहीं करेंगे। और सुनील कुमार बहुत नाराज नजर आ रहे हैं। सुनील जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? लेकिन सुनील जी, थोड़ा आप भी ये हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि बजट में इस बार किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? इस साथ में हमारे साथ मुन्ना यादव जुड़े हैं। आपका स्वागत है मुन्ना जी। वो लिखते हैं कि 10,000 नौकरी में कम से कम 9,000 नौकरी पत्रकार बंधुओं को देनी चाहिए। मुन्ना यादव ये कह रहे हैं। देखिए, पत्रकारों को नौकरी की वो बात कर रहे हैं। दयाल जी एक बार फिर से जुड़े हैं। सर, आप डिबेट करते हैं। सर, आपसे विशेष अनुरोध है कि मैं एक आम इंसान हूं, मुझे डिबेट में शामिल करें छुट्टा पशु के लिए। अब बिल्कुल दयाल जी, हमारा तो देखिए प्लेटफॉर्म इतना अच्छा है, इतना बेहतरीन है। आप सब लोगों को हम शामिल करने की कोशिश करते हैं और यही वजह है कि हर रोज 3 बजे हम चर्चा करते हैं उसी बिंदु पर, उसी मुद्दे को लेकर। हम 4 बजे फिर हमारी चर्चा होती है, उसमें जवाबदेह जो लोग होते हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं, वो हमें बताते हैं कि वो कब तक उस पर लेकर काम करेंगे। आपने बहुत अच्छा बिंदु उठाया। मैं उम्मीद है कि सरकार इसको लेकर कोई कदम उठाएगी और आज 4 बजे इस मुद्दे को लेकर हम चर्चा भी करेंगे। हितेंद्र, हम दर्शकों को बता भी दें, लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जिनकी चिंता है कि बजट में इस बार जो पैसा है वो सही जगह लगना चाहिए। बिल्कुल सही जगह लगना चाहिए और कई लोग जो है वो नाराजगी साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं। मुन्ना यादव ये लिख रहे हैं कि ये छल और बल की सरकार है, छल और बल के अलावा कुछ नहीं करेगी। इस तरीके के आरोप किसी भी सत्ताधारी पार्टी पर लगते रहे हैं, पहले भी लगते रहे हैं, चाहे वो बीजेपी सत्ता में रही हो या समाजवादी पार्टी या बसपा या फिर कांग्रेस रही हो अलग अलग राज्यों में। तो इस तरीके के आरोप जो है वो लगते रहते हैं सरकार पर। और अब ये यहाँ पर ये देखना होगा, ये भी अरुण कुमार एक हमारे दर्शक जुड़े, वो कह रहे हैं शिक्षा मित्रों को न्याय कब मिलेगा। बिल्कुल उम्मीद तो की जानी चाहिए, उम्मीद पर ये कहते हैं कि दुनिया कायम है, तो उम्मीद की जानी चाहिए और लगातार संघर्ष अगर किया जाता है तो उसकी बात को सुना भी जाता है। और उम्मीद ही कर सकते हैं कि जो नया बजट आएगा उसमें भी कुछ इस तरीके का प्रावधान हो, क्योंकि 10,000 नौकरियां देने की बात कर रही है योगी सरकार। बहुत कम संख्या है, अगर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या के हिसाब से देखें, बेरोजगारों के हिसाब से देखें तो बहुत कम संख्या जो है 10,000 बनती है। और उसमें से भी अगर इस तरीके से मांग की जा रही है, क्योंकि 9,000 तो एम्बुलेंस के वो लोग जो बेरोजगार हुए हैं एक ही झटके में, तो इस तरीके से बड़ी संख्या जो है वो बेरोजगारों की है। एक बड़ी लंबी चौड़ी फौज जो है वो योगी सरकार, ये लोग आउटसोर्स पर रखे गए थे। कोरोना काल में इन्होंने काम किया, 2 कोरोना की लहर आई, इन्होंने अपनी जान हथेली पर रखकर मेहनत की, इंसानियत को बचाने का काम किया। उसके बाद इनका जब काम पूरा हो गया तो इनकी छुट्टी कर दी गई। ये उस बात को लेकर इनका दुख है, उस बात का इनका ये दुख आज तक जाहिर कर रहे हैं। उम्मीद है कि सरकार आपकी इस बात पर ध्यान देगी, सरकार आपके लिए कोई बेहतर कदम उठाए। आज हम चर्चा में इस मुद्दे को भी जरूर उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपने विचार रखने के लिए। इसके साथ साथ देखिए दयाल जी फिर जुड़े हैं। वो लिखते हैं कि सर, मैं आपके चैनल को रोज देखता हूं और डिबेट में शामिल करें। बिल्कुल दयाल जी, आपकी बात को बिल्कुल शामिल किया जाएगा। आपके जो बिंदु आपने उठाए बहुत महत्वपूर्ण बिंदु उठाए। विकास राजपूत हमारे साथ हैं। रोजगार पर कुछ नहीं देगी योगी सरकार, रोजगार पर कुछ किया जाए, इस तरह की बात विकास राजपूत कहते नजर आ रहे। तो विकास जी, अभी तो टारगेट उन्होंने दिया है कि 100 दिन के अंदर हम 10,000 नौकरियां देंगे। ये वो नौकरियां होंगी जो पक्की होंगी, यानी कि पक्की सरकारी नौकरी। और इसके अलावा और भी उम्मीद की जा रही है। हमें उम्मीद है कि सरकार आपकी इस बात को सुनेगी और रोजगार को लेकर विशेष तौर पर ध्यान देती हुई नजर आएगी। सुरेश यादव एक बार फिर से जुड़े हैं, वो आपका स्वागत है सुरेश जी एक बार फिर से। वो लिखते हैं कि छोटे कारोबार के लिए लोन और लाइसेंस की व्यवस्था सरकार ने की है, लेकिन बैंकों के अधिकारी इन बातों को सही से समझते नहीं है और कोई लोन मांगने जाओ तो घूस देना पड़ता है। यह बहुत बड़ा आरोप सुरेश जी लगा रहे हैं। एक तरफ सरकार है जो कोशिश कर रही है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं या जो ऐसे हैं जो उद्यम लघु वर्ग के जो लोग हैं, जो उद्यमी हैं, उनको महत्वपूर्ण तरीके से उनकी भूमिका नजर आए। जो लोग अपना स्किल्स दिखा करके अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, जो लोग कुछ नया करना चाहते हैं, उनके लिए पैसा दे रही है। दूसरी तरफ उनको बैंकों में धक्के खाने पड़ रहे हैं। ये एक सच्चाई है। इस तरह का आरोप यहां सुरेश यादव लगा रहे हैं। हमें उम्मीद है सरकार आपकी बात को जरूर सुनेगी। मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि रोजगार को लेकर एक बड़ी चिंता नजर आती है। मैं जो देख पा रहा हूं कमेंट्स में, ज्यादातर लोगों को पेट्रोल की कीमत क्या है उस बात से कुछ फर्क पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। डीजल की कीमत क्या है या बाकी चीजों की महंगाई कितनी बढ़ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लोगों को रोजगार की ज्यादा जरूरत नजर आ रही है। लोग रोजगार को लेकर के कमेंट जरूर कर रहे हैं कि रोजगार होगा, कमाई होगी तो ठीक है, महंगाई सहन कर लेंगे, झेल लेंगे, अगर हमारे पास पैसे होंगे तो सब काम कर लेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो मुसीबत है या ये कह लें कि योगी सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये रहेगी कि
कैसे नौजवानों को रोजगार दिया जा सके, कैसे इन तमाम लोगों को, चाहे वो शिक्षक हों या फिर एम्बुलेंस के जो कर्मचारी हैं वो उनकी बात रही हो, या जो तमाम जो लोग जिनकी नियुक्तियों में कुछ अड़ंगा, कुछ इस तरीके की कुछ तकनीकी समस्याएं आ रही हैं वो हो, तो मतलब तमाम तरीके से अगर देखा जाए तो किसी न किसी रूप से रोजगार लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ रोजगार दे दीजिए, बस इतना ही काफी है। आप ये देखिए हितेंद्र, उत्तर प्रदेश में 12 लाख के करीब सरकारी पद खाली हैं। इन 12 लाख पदों को आप भर देते हैं तो सीधा सीधा जो प्रभाव है उन 12 लाख लोगों का कितने लोगों पर पड़ रहा है। एक परिवार में मानकर चले कि 4 लोग भी हैं तो ये सीधा असर करीब करीब 4 लाख लोगों पर पड़ रहा है। 4 करोड़ के आसपास ये करीब पड़ता हुआ नजर आता है। और उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है करीब करीब 23 करोड़ है। तो एक बड़ा हिस्सा आपके इन पद भरने से वो उनका इस पर जो कहीं ना कहीं अगर ध्यान दिया जाए तो इसको लेकर एक अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ नजर आ सकता है। जो रोजगार को लेकर समस्या की स्थिति यहां पर देखने को मिल रही है। विकास राजपूत जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि 10,000 रोजगार से कुछ नहीं होगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि 100 दिन में 10,000 दे देंगे, इससे बात नहीं बनेगी। आपको ज्यादा रोजगार देने की जरूरत है और रोजगार पर बात करने की जरूरत है। विकास जी ऐसी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मोहित गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं, वो फिर से लिखते हैं कि प्राथमिक भर्ती दो। और विकास राजपूत जी भी रोजगार पर बात करने की बात कर रहे हैं और मोहित गुप्ता जी फिर से भर्ती को लेकर अपनी बात कह रहे हैं। और इसके साथ साथ अरुण कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, वो जुड़े हैं, वो कहते हैं कि 5,000 शिक्षा मौत पर गए परिवार अनाथ हो गए। और टेट पास करके भी जो यानी कि हाल ही में आपने देखा होगा कि कोरोना काल के दौरान चुनाव के दौरान जो कई लोगों की मौत हुई, ये उसको लेकर बात कर रहे हैं और तमाम तरह की सरकार को लेकर निशाना साध रहे हैं। और साथ में कह रहे हैं कि मार दिए गए बीजेपी ने, आखिर ये भी तो आपके ही कर्मी हैं, इन्हें न्याय कब मिलेगा, उनको लेकर वो कह रहे हैं। ये भी एक बड़ी चिंता है कि जिन लोगों ने अपनी जान गंवा दी या जिन लोगों की परेशानियों का सामना इस तरीके से करना पड़ा, उसकी चिंता भी सरकार को करनी चाहिए। विकास राजपूत हैं, रोजगार पर डिबेट्स की जाए, इस तरह की बात विकास राजपूत कह रहे हैं। विकास जी बिल्कुल, हमारी डिबेट कल भी रोजगार के मामले को लेकर हुई, परसों भी हमने रोजगार का मुद्दा उठाया, आज फिर इस बजट के मुद्दे को लेकर हम रोजगार पर बात करेंगे। आप जरूर जुड़िएगा आज शाम 4 बजे। गौरव पाल हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं कि न्यू टीचर वैकेंसी पिछले 4 सालों से नहीं आई है। सर जी इसके बारे में कुछ बोलिए। गौरव जी आपने बोल दिया, हमने बोल दिया और हमें पूरी उम्मीद है कि आपकी इस बात को सरकार गंभीरता से लेगी, सरकार इस ओर कोई ध्यान देगी। एक बड़ी चिंता है, 4 साल से भर्ती नहीं निकल रही है सरकारी स्कूलों के लिए, सरकारी टीचर्स के लिए, ये बड़ी चिंता है। बिल्कुल बड़ी चिंता है। जो युवा इसलिए पढ़ाई करते हैं ताकि वो बड़े होकर के अध्यापक बने और अपने समाज को शिक्षित करें। अगर वहीं पर आपके जो पद हैं वो खाली रहेंगे तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? सबसे बड़ा सवाल तो ये आपके प्रिंसिपल नहीं है, बिल्कुल टीचर आपके नहीं है। अगर स्कूलों की व्यवस्था को सुधारना है, जिस तरीके से आप एक अभियान जो है वो शुरू करने वाले हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, स्कूल चलो अभियान, तो उसमें अगर आप ये वाकई ये चाहते हैं कि स्कूली शिक्षा हमारी बेहतर हो, सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएं, क्योंकि दिल्ली की स्थिति क्या है क्या नहीं है वो हकीकत जानने के बाद पता चलेगा, लेकिन एक माहौल तैयार किया गया है दिल्ली में कि दिल्ली की शिक्षा में सुधार हुआ है और इसी वजह से अब बाकी राज्यों में भी शिक्षा पर इतना ध्यान जो है वो दिया जा रहा है। यूपी में अगर ध्यान दिया गया है तो इसमें काम भी अगर होगा तो अच्छी बात है कि अगर वाकई सरकारी स्कूलों में शिक्षा बेहतर होगी, प्राइवेट स्कूल में क्योंकि मनमानी होती है, मनमानी तरीके से फीस वसूली जाती है और जो परिजन है वो परेशान होते हैं। कोविड के समय पे हमने देखा किस तरीके से फीस वसूलने का काम प्राइवेट स्कूलों की तरफ से किया गया, तो सरकार को सामने आकर के कंट्रोल करना पड़ा। बिल्कुल, कई जगहों पर हाईकोर्ट और हाईकोर्ट के फैसले भी आए इस मामले को लेकर के, तो परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल, अगर अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में मिलेगी तो लोग प्राइवेट की ओर क्यों जाएंगे? स्वाभाविक सी बात है, ज्यादातर आम लोग जो गरीब लोग हैं या मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके बच्चे फिर सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। बिल्कुल। तमाम जो दर्शक हैं भारी संख्या में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों को बता दें कि आखिरी पड़ाव में हम लोग पहुंच चुके हैं। आखिरी के 5 मिनट में आप अपने विचारों को साझा करें, हमें बताएं कि आखिरकार आपको क्या लगता है कि सरकार को इस बार के बजट में किन विभागों का ध्यान रखने की जरूरत है, किन मुद्दों पर पैसा लगाने की जरूरत है, आपको क्या लगता है। बहुत सारे दर्शक हैं, रोजगार को लेकर बात कर रहे हैं, आवारा पशुओं को लेकर चिंता व्यक्त कर रहे हैं। इन तमाम चीजों के साथ साथ आपके और क्या विचार हैं उन्हें आप कमेंट के माध्यम से जरूर रखें। अब देखिए जुन्नू पटेल हमारे साथ जुड़े। जुन्नू जी स्वागत आपका R9
न्यूज पर, वो लिखते हैं कि एकदम बेकार है, शिक्षा थोड़ी देते हैं और पान गुटखा तंबाकू इस तरह की बात, यानी कि वो खाते रहते हैं। टीचरों को लेकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, यानी कि एक वातावरण भी जरूरी है, शिक्षा के लायक वातावरण बनाने की जरूरत है। और अध्यापकों को लेकर शुरुआत से एक स्टीरियोटाइप थिंकिंग भी रही है और तस्वीर भी कुछ इस तरह की नजर आती है कि जो बच्चे वहां पढ़ने जा रहे हैं उनसे या तो काम कराया जा रहा है या फिर अध्यापक है नहीं है भी तो उनके पर वो किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो देश देखता है। इस तरह की बातों को लेकर वो चिंता व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। मोहित गुप्ता फिर से हमारे साथ जुड़े हैं, वो लिखते हैं कि 69,000 भर्ती में तमाम तरह की विसंगतियों को देखा गया है। सरकार को चाहिए कि 4 इकाई जिसमें सीधे तौर पर जो बाकी के शेष जो थे करीब 40,000 लोग उनकी सरकार की मानक पर पास हो, उनको नियुक्ति प्रदान की जाए। इस तरह की बात वो लिखते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। मोहित जी, आपकी बात हम समझ चुके हैं, हमें उम्मीद है कि आपकी इस बात को सरकार भी समझेगी, आपके इस बिंदु को हम उठाएंगे आज सरकार के सामने। और इसके साथ ही मुन्ना यादव हमारे साथ हैं, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश में से 1/3 हिस्से वाला प्रदेश है पंजाब। पंजाब में 100 दिन में 25,000 नौकरी और उत्तर प्रदेश में केवल 10,000 नौकरी। धन्य है इस देश के प्रधानमंत्री को, धन्य है ऐसे डिग्रीधारी मुख्यमंत्री को, और सबसे धन्य है देश का चौथा स्तंभ। मुन्ना यादव इस तरह की बात वो कहते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि उनकी बात को कोई उठा भी नहीं रहा है। एक तरफ पंजाब है, एक तरफ उत्तर प्रदेश है जहां 25,000 नौकरी निकालने की बात हो रही है, और जो उत्तर प्रदेश जो बड़ा है जहां और ज्यादा होनी चाहिए वहां महज 10,000। ये चिंता व्यक्त कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात मुन्ना यादव जी आपने की है, बहुत बड़ा तंज आपने कसा है। देखिए शैलेश यादव हैं, वो लिखते हैं कि 32,022 बीपीएड भर्ती को सरकार पूरी करे, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं। इसके साथ ही मोहित गुप्ता ने फिर से वही 69,000 भर्ती में तमाम विसंगतियों को लेकर बात कही है। जुन्नू पटेल हैं, वो लिखते हैं कि मिटेगा नहीं और तब तक नीचे कोई आदमी सुधरेगा नहीं, इस तरह की बात वो लिख रहे हैं, यानी कि स्कूलों में व्यवस्था सुधर जाए तो नीचे तक स्थिति बेहतर होती चली जाए। अच्छी बात उन्होंने कही है। बिल्कुल, जो एक आपने पहले बात उठाई, एक दर्शक ने हमारे लिखा कि वो तंबाकू वगैरह खाते हैं स्कूल में टीचर जाकर, कि देखिए अगर कोई रिश्वत देकर के भर्ती होगा और उसकी योग्यता नहीं है टीचर बनने की, लेकिन वो सीट पर बैठ जाएगा सिर्फ पैसे लेने के लिए, तो वो तो उससे तो और उम्मीद भी क्या की जाए। लेकिन जिस तरीके का रवैया बीजेपी सरकार की अगर बात की जाए तो, लेकिन यहाँ पर यह भी आरोप लगता है कि जब रोजगार ही नहीं दिया तो रिश्वत कैसे लेंगे, तो ये भी एक आरोप लगता है। लेकिन अगर रोजगार दिया जाता है और सही तरीके से पारदर्शी तरीके से रोजगार दिया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है मोहित, जो बच्चा मेहनत करेगा, जो युवा मेहनत करके किसी मुकाम पर पहुंचेगा, टीचर बनेगा, तो वाकई वहां पर फिर प्रशासनिक ढांचा जो है वो काम करना चाहिए, वो सख्त रहना चाहिए, ताकि जो व्यवस्थाएं हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिस तरीके से हमने देखा हाल ही के दिनों में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक एक हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लेते हैं। उन्होंने देखा कि किस तरीके से व्हीलचेयर और स्ट्रेचर टूटी फूटी हालत में वहां पर पड़े थे, और जो तस्वीर सामने आई थी वो काफी दर्दनाक तस्वीर थी। उससे पहले आज भी अस्पतालों में गए हैं, बड़ी नाराजगी जाहिर उन्होंने की है। ब्रजेश पाठक इस वक्त एक नायक फिल्म की भूमिका की तरह नजर आ रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ निरीक्षण कर रहे हैं, दौरा कर रहे हैं और सीधा निर्देश दे रहे हैं कि व्यवस्थाएं बेहतर होनी चाहिए, लोगों को परेशानी नहीं होनी चाहिए, मैं कभी भी आकर यहां पर आकर दौरा कर सकता हूं, निरीक्षण कर सकता हूं, यानी कि चेतावनी भी दे रहे हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके से अगर काम होगा, अगर इस तरीके से मंत्री और अधिकारी जाएंगे नीचे तक, जमीनी स्तर तक अगर पहुंचेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि स्थिति में सुधार होगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी। और उम्मीद की जानी चाहिए कि अगर इस तरीके से व्यवस्थाएं सुधरेंगी तो फिर इस तरीके की कोई समस्या सामने नहीं आएगी। बिल्कुल। अब सूरज दुबे जुड़े हैं, हितेंद्र, वो लिखते हैं कि उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी से संतुष्ट है लेकिन केंद्र सरकार से संतुष्ट नहीं है। सूरज जी, आपको ऐसा क्यों लगता है? क्या महंगाई के मामले को लेकर आप अपनी बात कह रहे हैं? सुनील कुमार हमारे साथ हैं, कौशांबी डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी शिक्षक सही है ही नहीं और ना ही पूर्ण शिक्षक है क्लास में, ये दिक्कत है। सुनील जी ने बहुत बड़ी बात कही है। देखिए सुनील जी, हमने इसको लेकर बातचीत की और उम्मीद है कि आज की चर्चा में आपके इस बिंदु को भी उठाया जाएगा। जुन्नू पटेल हैं, मैं तो आप लोगों का रीजन बताओ, बाकी मेरी बात है, इस तरह की बात जुन्नू पटेल कह रहे हैं। देखिए हमारी तो वही बात है जो आप लोग कर रहे हैं, जो आप बिंदु उठा रहे हैं, उन्हीं मुद्दों को लेकर मुझे लगता है कि सरकार को काम करने की जरूरत है, सरकार को आगे बढ़ने की जरूरत है। और आज के आखिरी कमेंट का हम रुख कर लेते हैं। विकास राजपूत हमारे साथ जुड़े हैं, सरकार हमारी मजबूरी समझे बेरोजगार होने की, बहुत बड़ी बात विकास जी ने कही है अंतिम कमेंट के रूप में, यानी कि रोजगार को लेकर सीधे तौर पर वो अपनी बात कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी दर्शकों का, भारी संख्या में दर्शक हमारे साथ जुड़े, सभी की हमने कोशिश की कि सबके विचारों को हम साझा कर सकें और सबने ज्यादातर जो चिंता व्यक्त की है वो रोजगार को लेकर की है कि सरकार को रोजगार को लेकर कदम उठाने की जरूरत है, बजट में रोजगार के लिए कुछ बेहतर करने की जरूरत है। तो आज शाम 4 बजे इसी मुद्दे को लेकर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के लोग होंगे, आर्थिक सलाहकार होंगे,
वरिष्ठ पत्रकार होंगे और दूसरी पार्टी के नेता भी हमारे साथ होंगे, वो भी बातचीत करें कि उनकी क्या उम्मीद है, वो भी अपनी बातों को रखेंगे। अभी के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहें R9 न्यूज। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।